हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज की क्लास के अंदर। क्लास 9 चैप्टर थर्ड वही जो हम पहले क्लास 8 के अंदर स्टार्ट कर चुके थे, ऑडिट प्लानिंग एंड प्रोसीडर्स, अंकेक्षण योजना या कार्यक्रम या कार्य प्रणाली। तो इसके बारे में हम काफ़ी कुछ स्टडी कर चुके थे। लास्ट के अंदर हम जब कल स्टडी कर रहे थे, हम पढ़ रहे थे अंकेक्षण कार्यशील प्रपत्र, ऑडिट वर्किंग पेपर्स। तो ऑडिट वर्किंग पेपर्स हम उसके बारे में जान चुके थे, कितने वर्षों तक हमें सुरक्षित रखने चाहिए, वो क्या मैटर होता है, किसकी प्रॉपर्टी होती है, किसके द्वारा बनाया जाता है, ये सारी चीज़ हम जान चुके थे। अब इसके बाद हम आगे चलते थे। कल हमने स्टडी किया था कि जो अंकेक्षण कार्यशील प्रपत्र है वो दो प्रकार के होते हैं। जो ऑडिट वर्किंग पेपर से टू टाइप्स के होते हैं, एक तो था स्थायी फाइल और एक था चालू फाइल। स्थायी फाइल का मतलब ये था कि परमानेंट फाइल बनेगी एक तो, और एक होगी टेम्परेरी फाइल बनेगी यहाँ की। तो हम आज उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो पहले हम स्टडी करेंगे स्थायी फाइल, परमानेंट फाइल। अब ये परमानेंट फाइल ये क्या होती है, इसमें देखिए, इसमें क्या हम ऐसे टॉपिक, जैसे नाम से पता चल रहा है कि जो परमानेंट है, मतलब जिसके अंदर है ना मतलब स्थायी रूप से उसने विचारधारा आ चुकी है, वहाँ पर उसमें कोई हमें अपडेट या कोई परिवर्तन नहीं करना है, उन सब चीज़ों को अपन यहाँ पर शामिल करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन भी क्या लिखी हुई, स्थायी फाइल क्या है, इसमें उन प्रपत्रों व सूचनाओं को शामिल किया जाता है। ऐसे प्रपत्र सूचनाएं मतलब ऐसी इन्फॉर्मेशन डाली जाती है, ऐसे डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर रखे जाते हैं जिनको हमें पुनः अपडेट या परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं होती, जिसमें हम कोई चेंजेस नहीं करना चाहते, कोई संभावना नहीं होती है। हो सकता है कि बाद में करना पड़ जाए, लेकिन अभी संभावना नहीं होती है। हम ये सोच कर डालते हैं कि ये तो परमानेंट आइटम बन चुका है, ये इसके प्रति धारणा यही रहने वाली, इसके अंदर कोई संशोधन नहीं होने वाला है, कोई इसके अंदर चेंजेस नहीं आने वाला है। तो वो सारा चीज़ हम यहाँ पर डालते हैं, वो सब कायम डालते हैं परमानेंट फाइल। ऐसी संभावना होती है, श्योर नहीं कि ऐसा हो ही, सही संभावना मानी जाती है ऐसी। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती है, जैसे इसके अंदर एग्जाम्पल बताया गया कि ये चीज़ इसके अंदर आती है, तो इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। इसके अंदर व्यापार का संगठन चार्ट है, मतलब आपका जो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो उसका ऑर्गेनाइजेशन चार्ट कैसा है, उसके अंदर मैनेजमेंट का अरेंजमेंट कैसा है, कैसा नहीं है, तो वो फिक्स होता है, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होता है। आपको पता है भाई हमारा एमडी कौन है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है हमारा, और हमारा डायरेक्टर, मेन डायरेक्टर कौन है, मैनेजर्स कौन है हमारे, तो सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के अंदर बना हुआ रहता है कि इसके बारे में क्या वर्किंग होने वाली, कितने उसके बाद डिपार्टमेंट बने हुए हैं, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, स्टॉक डिपार्टमेंट, जो भी है वो बड़े अलग अलग स्ट्रक्चर हो सकता है, वहाँ पर कितने डिपार्टमेंट कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो इस प्रकार ऑर्गेनाइजेशन जो चार्ट है उसके अंदर हमें कोई परिवर्तन करने की गुंजाइश नहीं होती है यहाँ पर। तो संगठन से सेकंड है संगठन से संबंधित नियम व उपनियम। तो जो भी उस संगठन के अंदर जो भी वर्किंग के किस तरह से हमारी वर्किंग प्रोसेस होगी, कहाँ से फाइल प्रोसेस होगी और कहाँ पर जाकर अटकेगी, कहाँ पर किस अधिकारी कौन सा काम करेगा, तो इसके रूल्स और रेगुलेशन बने रहते हैं। तो रूल्स रेगुलेशन भी परमानेंट होते हैं भाई, इसका वैसा ही पाया जाता है, उसके अंदर हम कोई चेंजेज नहीं करना चाहते। तो वो सारी इसी में आते हैं। पूर्व अंकेक्षक से संवाद ब्यौरा, पूर्व अंकेक्षक से मतलब क्या, पहले भी किसी ने ऑडिट किया होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो कंपनी जब ऑडिट होती है तो उसमें नियम है कि पर्टिकुलर टाइम के ऊपर 5 साल के अंदर हमें क्या ऑडिटर चेंज करने होते हैं, या 4 साल टाइम में ऑडिटर चेंज करने होते हैं। जैसे हम ऑडिटर को चेंज करेंगे तो हमारे पास में जो नया ऑडिटर आएगा वो पुराने ऑडिटर से ना मतलब संवाद ब्यौरा लेता है, मतलब उससे ना डिस्कस करता है, और उसके ना जो भी अवधारणा है तो उस कंपनी के बारे में वो सारी जान लेता है, तो वो लिख लेता है, तो उसमें भी कोई चेंजेस नहीं होता है। आंतरिक नियंत्रण तंत्र है आपका, जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो इसमें आएगा। मूल्यांकन का भी लेकिन इसके अंदर आएगा कि आपने, अब देखो मूल्यांकन का भी लेकिन क्या होता है, जो आपने किसी चीज़ को वैल्यूएशन करवा लिया है तो वैल्यूएशन के अंदर कोई चेंजेस नहीं आता है। जैसे पहले से आपने कोई वैल्यूएशन करा रखी है कंपनी ने, भाई हमारी बिल्डिंग तो इतने की, हमारे एसेट्स लायबिलिटीज इतने की है, तो वो बस उन्होंने, उनका मुख्य दायित्व उन्हीं का था, जिम्मेदारी उन्हीं की, तो उन्होंने करवा चुके। पूर्व अंकेक्षित वित्तीय विवरण, तो ये पहले आ गया। पूर्व अंकेक्षक संवाद का ब्यौरे का एक पार्ट है भाई, अंकेक्षित वित्तीय विवरण है, जो आपके पहले से आपके ऑडिटेड जो बैलेंस शीट है, वो ऑडिटेड जो फाइनेंस अकाउंट्स हैं वो हमें मिलनी चाहिए भाई, आपकी रिपोर्ट्स क्या क्या बोलती है। इसके बाद में कंपनी का जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, जो कंपनी के एओए और एमओए हैं वो भी इसी में आएंगे, क्योंकि इनका तो कोई चेंज नहीं होगा। दीर्घकालीन अनुबंधों की प्रतिलिपि, जो लॉन्ग टर्म के लिए अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं वो सारे इसी के अंदर आएंगे। तो यहाँ पर मेजर आपको देखिए, ऐसे तो रटने में बड़ी परेशानी हो जाएगी आपको याद करने में, इन सबका थोड़ा थोड़ा सा मतलब समझ कर देखना, इनको थोड़ा हल्के से लाइटली याद करना। आपको इनको देखने से लग रहा होगा कि इनके अंदर हम जल्दी से कोई चेंजेस नहीं करते हैं, ऐसा नहीं कि हम डेली 10 महीने, 1 महीने, 2 महीने इसमें कोई चेंज करें। ये सब वो चीज़ें जो इवेंट हो चुके हैं, ये सब वो चीज़ें जो आपने पहले बना चुके, ये कंपनी बना चुकी ऑडिटर के आने से पहले ही। जैसे व्यापार संगठन चार्ट पहले से बना हुआ था, नियम रूल्स पहले से बने हुए थे, पहले का जो ऑडिट है उससे हो चुकी थी, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वो पहले से बना हुआ था। मूल्यांकन का भी लेकर मतलब आपने जो भी कंपनी ने किसी से वैल्यूएशन करवाया होगा, वैल्यूएटर को बुलाया होगा, वैल्यूएशन कराया होगा, सब बन चुका था। मतलब ये सब चीज़ें दीर्घकालीन अनुबंध जो लॉन्ग टर्म के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो सब पहले ही बन चुके हैं आपके आने से पहले ही। तो वो सब केवल क्या है, आपको बस केवल फोटो कॉपी लेकर उसे रखना था। तो ये सब चीज़ें आप कहाँ रखोगे, स्थायी फाइल के अंदर। मतलब ऐसी भी कोई चीज़ जिसके अंदर कोई परिवर्तन की गुंजाइश नहीं है कि बाद में कोई उसमें चेंजेस करना, जो पहले हो चुकी है सारी सारी चीज़ें, वो सारा स्ट्रक्चर पहले का बना हुआ है, उस स्ट्रक्चर को आप फोटो कॉपी लेते हो उसको, और उस स्ट्रक्चर की एक परमानेंट फाइल होती है आपके पास में, ऑडिटर के पास में, उसके अंदर आप लगा दोगे उसे। अब आती है दूसरी चालू फाइल। अब चालू फाइल जैसे आपको पता चला कि भाई ये टेम्परेरी फाइल है, इससे क्या होता है, इसके अंदर वो चीज़ें रखते हैं जो
ड्यूरिंग द अपन जो ऑडिट कर रहे होते हैं, ड्यूरिंग द ऑडिट हम कर रहे हैं, तो अब हमें कोई चीज़ मिल रही होती है उसको हम यहाँ पर रखते हैं। हम श्योर नहीं होते हैं, हो सकता है कि हम उसका ना आंसर क्यूरीज जाना चाहते हैं, समझना पहले से कि जैसे कोई प्रॉब्लम हुई, आपको लगा कि ये रूल्स ऐसा होना चाहिए, उसके बारे में फिर आपने लिख लिया साइड के अंदर कि आपके ये गलत पाया जा रहा है, कुछ नहीं है। फिर बाद में आपने, इसलिए आप श्योर नहीं हो कि वो 100% वो चीज़ है ना गलत है ही सही। आपने क्या करें, आपके जो मैनेजर्स जहाँ पर हम ऑडिट करें तो वहाँ के मैनेजर्स से, वहाँ के स्टाफ से बुलाया, उनसे डिस्कस किया, तो फिर आपको पता चला कि नहीं, हम वो जो भी उनके वर्किंग जो बनाई वो बिल्कुल सही थी, बस आपको डाउट था कि आप उसके बारे में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, आपको लगता था कि ये सब कुछ गलत हो रहा है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ऐसी जो चीज़ें जो शक के बिना पर देखी जाती है, जिनके ऊपर आपको डाउट होता है, वो सारी चीज़ इसके अंदर आती है। तो ये सूचना क्या होती है, आप देखिए इसमें सबसे पहले, इसमें वे सूचना या प्रपत्र आएंगे जो अंकेक्षण अवधि के दौरान, किसके दौरान, अंकेक्षण अवधि के, मतलब जब आपने ऑडिट कर रहे थे, ड्यूरिंग द ऑडिट पाए जाते हैं, जैसे प्राय वित्तीय वर्ष होता है, जैसे आप जो भी आप फाइनेंशियल ईयर ऑडिट कर रहे हो उसकी बात कर रहा है ये, तो उस ड्यूरिंग द अवधि, जो ड्यूरिंग द ऑडिट टाइम है ना, उसमें संबंधित होते हैं जिनके निरंतर परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है। इसमें क्या निरंतर परिवर्तन होने की पूरी संभावना रहती है कि इसके अंदर परिवर्तन होएगा ही होएगा। जैसे भी आपने कोई बहुत सारी प्रॉब्लम सामने लिख ली जब आप ऑडिट कर रहे थे, तो आपको, भाई हम तो उसके एक्सपर्ट नहीं है ना वहाँ ऑडिट करने के, हम मानते हैं कि हमें नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन हमको हर चीज़ वहाँ की आई जरूर नहीं है। हम क्या हर चीज़ को डाउट की, हमें नॉलेज करना, हमें हर चीज़ ऐसा लगती है कि यार सब कुछ गलत हो रहा है वहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, जब ऑडिटर करने जाते हैं तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब रफ पेजों पर लिखे जाते हैं। फिर जब वहाँ का मैनेजर आता है, कोई ऐसा कोई सीनियर स्टाफ आता है जो वहाँ का लोकल है, जो उसको अच्छी तरह से जानता है, उससे हम डाउट क्लियर करते हैं, तो फिर वो हमें मन को, हमारे अधिकतर डाउट्स हमारे क्लियर कर देता है। तो उसके अंदर हम बहुत सारी जो लाइन जो हमने लिखी थी वो सब वापस हम काट देते हैं कि सब कुछ सही पाया गया है यहाँ पर। तो इस तरीके से जो वर्किंग की जाती है वो करी जाती है आपकी चालू फाइल के अंदर, जो टेम्परेरी फाइल है उसके अंदर की जाती है। अब इसमें कौन कौन सी आती है, जैसे अंतिम खातों संबंधी सूचनाएं हैं, तो फाइनल से अकाउंट अभी बनाए हैं आपने, तो इसके अंदर और परिवर्तन हो सकता है, संभावना है कि अभी तक ऑडिट नहीं हुई है तो इनके अंदर चेंजेस हो सकते हैं। जो स्टेचुटरी ऑडिट होती है उसके अंदर यही तो होता है कि भाई आपके पास में क्या है, एक ड्राफ्ट बैलेंस शीट मिलती है आपको, वहाँ पर ड्राफ्ट जो फाइनल अकाउंट्स है वो मिलते हैं, वो फाइनल अकाउंट्स नहीं होते, ड्राफ्ट होते हैं, ड्राफ्ट मोड पर होते हैं। ड्राफ्ट मोड का मतलब ये होता है कि इन फ्यूचर के अंदर उसमें चेंज किए जाएंगे, जैसे ही ऑडिट होगी तो ऑडिट को लग रहा है कि ये सब आपने गलत किया है, तो ऑडिट उसके अंदर पर्याप्त मात्रा में चेंज कराएगी, तो हमें ड्राफ्ट मोड में मिलती है वो चीज़ें। तो अंतिम खाते इसके अंदर आएंगे, BRA से वो आएगा आपके पास, सभी महत्वपूर्ण टिप्पणियां हैं जो वर्किंग नोट से वो आएंगे, अंकेक्षण जो कार्यक्रम है, अंकेक्षण कार्यक्रम भी इसी में आएगा, ये ध्यान रखना। ये कुछ चीज़ें मैंने खुद ने यहाँ पर अंडरलाइन करके, ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ ली जाती है हमें बहुत सारी बार। जो अंकेक्षण कार्यक्रम किसका पार्ट है, तो हम बोलेंगे चालू फाइल्स का पार्ट है। अंकेक्षण नोटबुक कहीं का पार्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नया आने वाला है हमारे पास में, तो कहीं का पार्ट है ये पार्ट है हमारे चालू फाइल का, जो टेम्परेरी फाइल है उसका पार्ट है ये। नियोक्ता वो तीसरे पक्षकार से किया गया संवाद और प्रश्न, मान लीजिए आप नए एम्प्लॉयर से आपके पास में गए और वहाँ पर आपने कुछ उससे जानना चाहिए, तो आपसे कुछ किसी ने जवाब दिया, या किसी थर्ड पार्टी से आपने मिले, उससे आपने कुछ किसी ने पूछे तो जवाब मिले, तो ये सब चीज़ें इसमें आएगी। पूर्व में सत्यापित खातों का बैलेंस, जो सत्यापित पूर्व सत्यापित खाते जो अकाउंट्स का जो बैलेंस है, जैसे परचेज अकाउंट है, सेल्स अकाउंट है, जो भी अकाउंट है, फर्नीचर अकाउंट है, उनका जो बैलेंस है वो सब इसके अंदर आएगा। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, उस फाइनेंशियल ईयर से संबंधित होती है। इनके अंदर हम चेंजेस हो सकते हैं, हमारी गलती हो सकती है, इसके अंदर हम एंट्रियाँ, रिवर्स एंट्रियाँ कुछ भी करवा सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। ये क्या होता है कि अकाउंट अभी तक ऑडिट आपकी कंप्लीट नहीं हुई है, वैधानिक अंकेक्षण आपको कंप्लीट नहीं होता, वैधानिक अंकेक्षण जब कंप्लीट नहीं होता है तो इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। क्योंकि वैधानिक अंकेक्षण जब चल रहा होता है तो यहाँ पर हम बहुत सारे संशोधन हम उसमें करवा सकते हैं, तो वो सारे संशोधन इनके द्वारा ही होते हैं। तो इसमें जो चीज़ें आती है मेनली आपको याद रखने वाली जो चीज़ें हैं, VRS इसी में आएगा, और टिप्पणियाँ जो इसी में आएगी, आप अंकेक्षण कार्यक्रम भी इसी में आता है, और अंकेक्षण नोटबुक है जो आगे हम पढ़ेंगे, ऑडिट नोटबुक, वो भी इसी में आती है, ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। मेनली हम इसकी डेफिनेशन क्या बनी, इसमें वे सूचनाएं आती है जो अंकेक्षण अवधि के दौरान पाई जाती है, इसमें परिवर्तन करने की हमें संभावना रहती है। जिसमें परिवर्तन नहीं करना है, अपडेट नहीं करना है, वो तो परमानेंट में चली जा चुकी है पहले से ही। अब देखिए, अंकेक्षण कार्य संबंधी प्रपत्र AWP, ऑडिट वर्किंग पेपर से, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया कि 2 टाइप के होते हैं, कुछ सुरक्षित रखने के लिए कोई अवधि निर्धारित नहीं की गई है। भाई देखो, इसके बारे में जो लॉ है, जो नियम है, वो तो ये बोलता है कि भाई इसके बारे में, जो मैंने अभी 7th लास्ट वाले वीडियो में बोला था कि 7 ईयर्स तक हमें संभाल कर रखना चाहिए। तो जो इंटरनेशनल जो ऑडिट इंश्योरेंस बने हुए हैं, जो मानक बने हुए हैं ऑडिट अंकेक्षण के, उसमें तो 7 वर्ष की अवधि दी गई है ना। आप सुनिए ध्यान से, उसमें कितने वर्ष की अवधि दी गई, 7 वर्ष है। परंतु इंडिया के अंदर अभी तक भी इसके लिए कोई भी है ना परमानेंट है ना, कोई हमारे पास में मानक नहीं बने हुए हैं। हम अभी तक भी कोई इसके अंदर, जैसे चार्टर्ड अकाउंट में CA इंस्टीट्यूट के अंदर बना रखे हैं, AS बना रखे हैं, वैसे यहाँ पर हमारे लिए कोई नहीं बने हुए हैं। तो इस केस के अंदर क्या होता है कि हमें कंपनी एक्ट का सहारा लेना पड़ता है थोड़ा सा। तो कंपनी एक्ट में 2013 में जब आया था, तो उसमें सेक्शन 128 था। उसमें क्या है, सेक्शन 128 था। इस सेक्शन 128 के अंदर बताया गया है कंपनी की जो अपनी लेखा पुस्तक है वो 8 वर्षों तक सुरक्षित रखा जाना चाहिए। कितने वर्षों तक सुरक्षित रखते हैं, 8 वर्षों तक। तो इस ब्याप पर यदि अपना आंसर देना चाहे तो हम ये मान लेते हैं कि ये भी जो ऑडिट वर्किंग पेपर्स है वो भी 8 वर्ष तक सुरक्षित रखने चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसी कोई कानूनी बाध्यता नहीं है,
क्योंकि ऐसा लीगली कहीं वर्ड ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि आपको 8 वर्ष तक संभालना है। यदि इंटरनेशनल जो अकाउंट्स, इंटरनेशनल जो ऑडिट स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, यदि उनसे हम कंपेयर करें तो वो बोलते हैं कि हमें 7 वर्ष तक संभाल कर रखना चाहिए। तो वो मैंने पिछले वाले पेज में लिखवा दी थी आपको पिछले वाले क्लास के अंदर कि हमें कब तक संभाल कर रखना चाहिए, 7 वर्ष तक। लेकिन यदि कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग हम बोले तो इसमें तो पहली बात कंपनी एक्ट 2013 में बताया ही नहीं है कि भाई कितने वर्ष तक आपको ऑडिट वर्किंग पेपर संभाल कर रखने हैं। कंपनी जो एक्ट 2013 है उसमें सेक्शन 128 उसमें ये बताया गया है जो आपके फाइनल अकाउंट्स है, जो लेखा पुस्तकें, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, ठीक है, परचेज अकाउंट, सेल्स बुक्स अकाउंट जो भी है, उनको 8 वर्ष तक जो 8 वर्ष तक आप संभाल कर रखेंगे। उसी भी यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि हमें जो ऑडिट वर्किंग पेपर्स है वो भी 8 साल तक संभाल कर रखना चाहिए। लेकिन इसके लिए कोई क्लियर वर्ड वहाँ पर नहीं लिखा गया है, कोई लीगल वहाँ पर नहीं लिखा गया है कि भाई आपको 8 वर्ष तक ही संभाल कर रखना है। कोई कानूनी बाध्यता नहीं है कि आपको 8 वर्ष तक ही संभाल कर रखना है। अब देखिए आगे हम बात करते हैं अंकेशन नोटबुक। इसमें उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये, क्योंकि ये इसका जो आंसर है वो 7 वर्ष ही आपको देना है। लेकिन यदि मान लो उसने कंपनी एक्ट 2013 का इस वर्ड का यूज कर लिया है तो फिर आपका आंसर 8 वर्ष होने वाला है। पिछले वाले वीडियो में मैंने इसको 7 वर्ष बताया था और अभी इसका आंसर मैं 8 वर्ष दे रहा हूँ। 8 वर्ष तब देंगे जब कंपनी एक्ट 2013 का हवाला आ जाएगा, सेक्शन 128 की बात की जाएगी, तब अपन बोलेंगे भाई इसके सिमिलर हमारे पास में क्या इसके बारे में कोई स्पष्ट कानूनी बाध्यता है, तो हम बोलेंगे नहीं, कोई भी लीगल बाउंडेशन हमारे पास नहीं है कि हमें 8 वर्ष को संभालना है। बस एक प्रैक्टिस ऐसी कि हमें संभाल लेना चाहिए। इसके बाद में चलते हैं अंकेशन नोटबुक। तो हमारे पास अंकेशन नोटबुक हमने बताया, तो अंकेशन नोटबुक अभी आपको बताया था मैंने, अंकेशन नोटबुक है वो जो चालू फाइल है उसका पार्ट है, वो ये रहा अंकेशन नोटबुक, चालू फाइल का पार्ट है ये, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, अंकेशन नोटबुक आपके पास में कुछ नहीं होती है। देखिए ये क्या है, एक मान लीजिए एक जैसा आपका रजिस्टर है आपका, वैसा ही एक जिल्द वाली पुस्तिका होती है और कुछ भी नहीं है, जिसके ऊपर कवर और चढ़ा रहेगा, अच्छा सा गत्ता सब लगा रहेगा। तो उसके अंदर क्या है, कोई पेज हो, कोई लाइनिंग वगैरह कुछ नहीं होती है। तो उसके अंदर जो अपनी मनमर्जी से जो आप लिखना चाहते हो, जो आपको लगा हुआ डाउटफुल, सारी चीज़ उसके अंदर लिखे जाते हैं अपन। तो ये चालू फाइल का ही भाग है। ये एक जिल्द वाली पुस्तिका होती है। इसमें अंकेशन के दौरान दृष्टिगत बहुत प्रकार के मामले दर्ज किए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब आपने ऑडिट कर रहे थे तो आपको ऐसा लगता है कि ये मामले हमें इसमें रिकॉर्ड कर लेने चाहिए, वो आप लिख लेते हो, जिसके ऊपर भी आपको डाउट होता है उनको आप लिख लेते हो। तो सारा यही अपनी जिल्द वाली जो पुस्तिका है वो अंकेशन नोटबुक कहलाती है। जरूरी नहीं है अब जिल्द वाली पुस्तिका काम लो। आजकल यदि हम बात करें तो वो क्या करते हैं, ऑडिटर जो आते हैं 7-8 पेज ले लेंगे व्हाइट पेपर और उनको स्टेपलर कर लेंगे और उन्हीं को लेके जाते हैं, उसी को वो मान लेते हैं कि यही हमारे नोटबुक हो गई हमारी। कोई जरूर नहीं हर बार जिल्द वाली पुस्तिका ही हो, लेकिन पुराने प्रैक्टिस के अंदर ये होता था कि एक अच्छी जिल्द वाली पुस्तिका हुआ करती थी, जिसमें जैसे ऑडिटर करेंगे तो भाई उनको लग रहा है कि ये मामला कैसा है, क्योंकि उनके समझ से बाहर है, तो वो उसको लिख लिया करते थे। फिर बाद में मैनेजर से, उनके स्टाफ से डिस्कस किया करते थे, उन्हें लगता था भाई ये वो उनको सेटिस्फाई कर देते थे कि नहीं हम हमारा जो वर्किंग है बिल्कुल सही है, तो फिर वो उसको हटा दिया करते थे। और यदि वो अनसेटिस्फाई रहते थे तो उससे पेरे में ले लिया करते थे। तो इस तरह से आगे चलती है बात हमारे पास में। आगे अंकेशन नोटबुक में उन मदों को शामिल किया जाता है जो अंकेशन के दौरान पाई गई समस्याओं को अभी तक समाधान नहीं मिला है। तो मैंने बताया ना इसके अंदर क्या चीज़ लिखी जाएगी इस नोटबुक के अंदर। भाई आपने लिखा जो हमें समस्या प्रॉब्लम्स है जो हमारी सोल्व आउट नहीं हुई है, ठीक है, हमें लगा कि हमें डाउट है कि इसका ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, इसमें ऐसा ही क्यों गया है, इसमें कौन सा रूल्स रेगुलेशन हमने लगाया कि इस तरह से वर्किंग आपने करी। जो भी आपके डाउट्स हम उसको मालिकों के वहाँ से आपने समाधान करने की कोशिश करी, सीनियर स्टाफ से आपने वहाँ पूछा, वहाँ के मैनेजर से पूछा, उन्होंने आपको सेटिस्फाई कर दिया, ठीक है आप हटा दोगे, नहीं हो सेटिस्फाई तो उससे आप आगे बढ़ाए रहोगे और अंत में उसे पैरों में काम में कर लोगे। यहाँ पर ये सब कुछ हमें अनियमितता पाई गई है। तो वह वापस देखिए, अंकेशन नोटबुक में उन मदों को शामिल किया जाता है जो अंकेशन के दौरान पाई गई समस्याएं हैं जिनका अभी तक समाधान नहीं हुआ है। तो क्या क्या लिखा जाएगा इसमें, ऐसी समस्याएं लिखी जाएगी जिनका अभी तक समाधान नहीं हुआ है। पाई गई अनियमितता, इनरेगुलरिटी है जो अभी तक भी हमारे समझ से बाहर है, जो हमें नहीं आया, जो भविष्य में उपयोगी हो सकती है। जरूर नहीं हम उसका पैरा बना ही सही, हो सकता है हमें समाधान मिल भी जाए, हो सकता है हमें समाधान नहीं मिले, तो फिर समाधान नहीं मिले हम उसे ऑडिट पैरे के अंदर ले लेंगे। और हमें डाउट होता है तो हम भी हमारे सीनियर स्टाफ है जो ऑडिटर है, जो मेन हमारा ऑडिटर, उससे डिस्कस कर सकते हैं कि सर ऐसा ऐसा पाया गया था, बताइए हम क्या करें। तो यदि वो और डिस्कस करेंगे तो बता देंगे भाई हमको पैरे में लेना है या फिर नहीं लेना है। इसके बाद देखिए इसमें क्या क्या शामिल किया जाता है। इसमें अंकेशन के प्रश्न पत्र जिनका समाधान नहीं मिला है, पाई गई अनियमितता है, भावी संदर्भ के मामले हैं, अंकेशन कार्यक्रम में नियंत्रण की रूपरेखा है, सीमा अंतर नियमों के संबंधित मामले हैं, खोए हुए प्रमाणक बीजकों की सूची है, अंकेशन प्रारंभ करने और समाप्त करने की तिथि है। तो मैं आपको बता दूं कि आप बेसिकली जब भी कहीं पर ऑडिट करने जाते हैं तो ये जो भी सारी कमियां पाई जाती है वो सब इसमें लिखी जाती है, ठीक है। इसमें कोई स्पेशल नहीं है कि 7, 8, 10, 20 कितनी भी हो सकती है। तो कुछ सैंपल्स आपको यहाँ पर लिख दिए गए हैं। बेसिक प्रश्न जिनका समाधान नहीं हुआ है, कोई अनियमितता है, कोई वाउचर से, कोई प्रमाणक, कोई बीजक है जो आपको गुम गया है, वो आपको नहीं मिला है, जो ओरिजिनल नहीं मिला है, फोटो को भी मिल रही है, या फिर कोई ऐसा जिसके ऊपर डाउट है, कटिंग फटिंग का है अंकेशन कार्यक्रम में, और जो भी आपके अंकेशन प्रारंभ करने समाप्त करने की जो भी तिथि है वो सब उसके अंदर लिख सकते हैं अपन, ठीक है। तो ये सब इसमें अंदर चीज़ें हमें लिखी जाएगी। अब एक वर्ड आता है अंकेशक तकनीक, ऑडिट टेक्निक्स। तो ऑडिट टेक्निक्स क्या आती है, ऑडिट टेक्निक्स से मतलब होता है जो एविडेंस हैं
तो एविडेंस को जुटाने के लिए जो साधन तरीके हम अपनाते हैं वो सारे सारे इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। भाई आप जब ऑडिट करने जा रहे हो और आप ये प्रूव करना चाह रहे हो कि इस संस्था के, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये सब कुछ चीज़ें गलत चल रही है और इन चीज़ों का आप पेरा बना रहे हो कि ये सब चीज़ें गलत पाई गई है हमें, तो आप जब ये चीज़ बोलते हो तो उसके लिए आपको सबूत भी चाहिए, तो होना चाहिए ना आपके पास में, आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए। आपको वैसे ही नहीं हवा हवा में थोड़ा बोल दोगे कि भाई यहाँ पर ये सब कुछ गलत है। प्रूफ क्या होएगा कि सर रूल्स तो ये बोलता है और ऐसा होना चाहिए था, जबकि यहाँ पर ये है ही नहीं। यहाँ पर जो पाया गया वो कटिंग वाला पाया गया है, यहाँ पर जो पाया गया उसके ऊपर सिग्नेचर नहीं थे, जो हमें प्राइमरी पैसा लगा ये तो हमें नकली लगा। तो इस तरह से चीज़ें हमें लिखनी होती है। तो उसके लिए हम क्या एविडेंस क्या होता है, उसकी हम फोटोकॉपी करा लेते हैं, उस फाइल की हम फोटोकॉपी करा लेते हैं, उस पेज की हम फोटोकॉपी करा कर रख लेते हैं हमारे पास में कि ऐसा ऐसा हमें गलत पाया गया। तो ये एविडेंस जुटाने का जो तरीका होता है, जो साधनों को इसमें शामिल किया जाता है, जो भी हम टेक्निक्स काम में लेते हैं, वो सारी टेक्निक्स इसके अंदर आती है। जरूर नहीं है कि मतलब ये हार्ड कॉपी हो, आजकल तो सॉफ्टवेयर भी आता है इस काम को आंखों करने के लिए, तो सॉफ्टवेयर की मदद से भी हम इन सबको चीज़ों को कर सकते हैं। तो ये हो गई आपकी अंकेशक तकनीक। अब आप वर्ड आएंगे अंकेशक कार्य प्रणाली, ऑडिट प्रोसीडर्स, जो हमारे चैप्टर का नाम भी था। अब उसके अंदर देखिए क्या है ऑडिट प्रोसीडर्स में। ऑडिट प्रोसीडर्स में देखिए अंकेशक जो कार्य प्रणाली है ऑडिट प्रोसीडर्स है, ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। मुख्य 3 कौन कौन से हैं आपके? विस्तृत जांच है, डीप टेस्ट है, आपका नैतिक जांच है, रूटीन चेकिंग है, और तीसरा है टेस्ट चेकिंग प्रशिक्षण जांच, जो सैंपल बेस जैसे अपन सैंपल ही बोल सकते हैं। प्रशिक्षण मतलब कि आपने कुछ सैंपल ले लिया आपने, देखो यहाँ पता चला है विस्तृत जांच मतलब डीप टेस्टिंग, गहन जांच जिसे हम बोल सकते हैं। तो प्रत्येक व्यवहार की, प्रत्येक ट्रांजेक्शन की गहराई से जांच करना। अब ये सब तभी संभव है जब आपके पास में ना स्टाफ है तो बहुत अधिक हो, जो ऑडिटर का स्टाफ तो बहुत अधिक संख्या के अंदर हो, और वहाँ जिस इंस्टीट्यूट की यहाँ पे ना, जिस संस्था की यहाँ पे ना ऑडिट करने जा रहे हो, वहाँ पे ट्रांजेक्शन बहुत कम हो। तो इस केस के अंदर तो आप क्या करते हो, डीप जो टेस्ट है वो कर सकते हो, प्रत्येक व्यवहार गहराई से जांच कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो वहाँ पर किया जाता है। दूसरा होता है नैतिक जांच, रूटीन चेकिंग। रूटीन चेकिंग क्या होती है? देखो सीधे बताओ, रूटीन चेकिंग होती है बैंकों के अंदर, क्योंकि वहाँ पर डेली के ट्रांजेक्शन होते हैं, डेली के वहाँ खुद के द्वारा उनके द्वारा 4 बजे बाद चेक किए जाते हैं। और वहाँ पर ऑडिटर का स्टाफ, मैंने कहा था आपको कि वहाँ पर जो जो करंट अंकेक्षण वहाँ पर चलता है, करंट ऑडिट वहाँ चलती है, वो साल भर चलती ही रहती है वहाँ पर। तो यह क्या होता है, इसमें प्रारंभिक लेखा पुस्तकों खाता बहियों की गणितीय शुद्धता व खतौनी की जाँच की जाती है, और ये एक नैतिक जाँच है। ठीक है ना भाई, जो भी आपके ओपनिंग जो बुक्स है, लेखा बुक्स है, और जो ओपनिंग अकाउंट्स हैं आपके, और जो भी आपकी खाता बहियाँ हैं, उनकी आप गणितीय शुद्धता मतलब है कि उनकी जो कैलकुलेशन है वो सही आ रही है नहीं आ रही है, और उनकी खतौनी जो पोस्टिंग है, जो कहाँ पर किस अकाउंट पोस्टिंग होनी चाहिए, वो आपकी इसके अंदर टेस्ट करोगे आप। तो ये सब क्या काम होता है, आप नैतिक जांच में डेली करोगे। प्राइमरी ऐसा देखा गया है कि ये जो जिम्मेदारी होती है ये ऑडिटर की नहीं बल्कि उस व्यक्ति की होती है, उस संस्था की खुद की होती है। संस्था के जो मैनेजर्स हैं उनकी खुद की होती है कि वो ऐसा अरेंजमेंट करे कार्य को कि वहाँ पर वो उसकी जो उनके जो किया जा रहा है जो कार्य उनकी नैतिक जांच होती रहे। क्योंकि जब ऑडिटर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो डेली अगर आपकी ऐसी नैतिक जांच करेगा, वो साल में 1-2 बार या बहुत सारी बार, तो पूरा साल खत्म होने के बाद में आएगा और फिर ऑडिट करके जाएगा। तो वो सब इसके बाद इतना टाइम नहीं है कि पूरी सब कुछ की नैतिक जाँच करे। साल भर की जो 365 डेज है उसके ट्रांजेक्शन लेकर बैठे और उनकी सबकी टेस्ट करे, सबको ना देख ले, ये ऐसा संभव नहीं है प्रैक्टिकली। तो इस केस के अंदर क्या होता है, ये आप मानो कि जो नैतिक जाँच की जो जिम्मेदारी वो किसकी है, खुद संस्था की खुद की है। ठीक है, अब इसके बाद में बात करते हैं अपन तीसरा जो टॉपिक आता है उसके आता है टेस्ट चेकिंग की। देखो इसमें मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, यहाँ पर नैतिक जांच ये है और इस संस्था के कर्मचारी द्वारा ही की जाती है, जिस संस्था है उस संस्था कर्मचारी करेंगे। प्रशिक्षण चेक ये सबसे ज़्यादा ऑडिटर के द्वारा किया जाता है। सैंपल टेस्ट जिसे भी हम बोलते हैं, टेस्ट चेकिंग जिसे हम बोलते हैं, इसमें क्या होता है, हम समस्त लेखों व व्यवहारों की जाँच न करें, कुछ चुने हुए प्रतिनिधि व्यवहारों की जाँच करना था और उन्हीं के आधार पर हम अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं। क्या वापस समझ लेना क्या हो रहा है आपके यहाँ पर देखो हमको ये बात बताई जा रही है यहाँ पर कि आपने क्या किया, आपने समस्त व्यवहारों लेखों की जांच नहीं करी। जो भी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, जो भी आपके सारे ट्रांजेक्शन की आप जांच नहीं कर सकते क्योंकि प्रैक्टिकली इतना टाइम आपके पास नहीं होता कि हम सबकी टेस्ट कर लें। आपने क्या किया, कुछ सेलेक्टेड लिए आपने। अब सेलेक्ट भी क्या करते हो आप, देखो सेलेक्ट ऐसा नहीं है इच्छा हो गई तो जनवरी ले लिया, इच्छा हो फरवरी ले लिया, ऐसा नहीं होता। इच्छा हो तो मार्च का वाउचर देख लिया आपने। कुछ पर्टिकुलर टाइम की जो पीरियड्स है वो हमें हमेशा लिए जाते हैं। जैसे मैं बोलूँगा मार्च के और अप्रैल के, ये हमेशा लिए जाते हैं क्योंकि मार्च के अंदर क्लोजिंग डेट था, तो हो सकता है कि सबसे ज़्यादा घोटाले उसी समय करने की कोशिश करें। उस समय बजट वगैरह होता है, हो सकता है कि हमने जो पॉलिसी फॉलो करी नहीं करी है, या फिर ऐसा खर्च आता है जो अगले साल में करना था उस साल के अंदर शो कर दिया। तो इस तरह की बहुत सारी परेशानी होती है। जैसे मार्च है तो देखेंगे, अप्रैल है तो देखेंगे उसका, और ऐसे बीच के अंदर क्या होता है जैसे दिसंबर खत्म हो रहा है, फरवरी खत्म हो रहा है, तो इन सब चीज़ों को दी जाती है। मतलब हमें क्या जानबूझकर ऐसी चीज़ें ली जाती है उस बिजनेस के नेचर को देखते हुए। इस तरह की जो फाइलें हैं, इस तरह के अकाउंट्स वहाँ पर जानबूझकर देखे जाते हैं जिनके अंदर लगता है कि यहाँ पर गफलत हो सकती है, यहाँ पर घोटाला हो सकता है, यहाँ पर परेशानी हो सकती है, या फिर यहाँ पर इन्होंने गलत वर्किंग से हो सकती है। तो जहाँ जहाँ में शक होता है उनको देखा जाता है। और ये
जो ऑडिटर है उसको बड़ा वो एक्सपेंस होल्डर होता है, तो वो तय कर देता है, उनका जो मेन जो ऑडिटर है, वो जो सीनियर स्टाफ है ऑडिट का, वो तय कर देता है कि आपको इन फाइल को चेक करना होता है। तो जूनियर स्टाफ फिर उन्हीं को चेक करता है, कि उसी के आधार पर पता चल जाता है कि यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे वापस सुन लेना यहाँ पर क्या, आपके समस्त लेखों व व्यवहारों की जांच न करके कुछ चुने हुए प्रतिनिधि व्यवहारों की जांच करता है और उन्हीं के आधार पर रिपोर्ट दी जाती है। तो ऐसा किस्म होता है, ये अधिकतर हमारा कौन करता है, ऑडिटर। इसी बेस पर वो कार्य करता है, क्योंकि इसके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो गहन जांच कर सके या नैतिक जांच कर सके। गहन जांच में नैतिक जांच का डिफरेंस है। गहन जांच नैतिक जांच है तो डेली होगी, प्रतिदिन होगी, मतलब ये है संस्था कर्मचारी द्वारा की जाएगी। और विस्तार जांच क्या है, आप करें तो एंड के अंदर ही, लेकिन आप हर एक पॉइंट को डीपली करने लगे। ऐसा तभी संभव है जब बिजनेस का जो ऑर्गेनाइजेशन का जो आकार है वो बड़ा छोटा हो और वहाँ ट्रांजेक्शन बहुत कम हो। अब ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं मैं आपको क्लियर बोल दूँ कि वो मैंने यहाँ पर डिस्कशन नहीं किए हैं वहाँ पर, क्योंकि मुझे लगा कि वो मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं, कंसेप्टली इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। उसको आप बुक से पढ़ सकते हो, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में उन पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। और जब आप थ्योरी में डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना चाहते हो तो पहले इस वीडियो को आराम से समझें। जब इस वीडियो को समझोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ पूरे विश्वास साथ में, जब आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ जाएगा तब आप उनके बारे में बहुत कुछ लिख सकते हो। जिससे कि क्रिकेट मैच है, यदि आप क्रिकेट मैच के बारे में आप देखते हो उसे, तो आप क्रिकेट मैच में जानते हो कि भाई एक ओवर में 6 बॉल्स होती है, विकेट होते हैं, स्टंप होते हैं, आपके पास में विकेट कीपर होता है, बॉलर होता है, बैट्समैन 2 होते हैं, रन कैसे लिए जाते हैं। तो अब आप उनके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो, आप उसके बारे में लिख सकते हो, क्योंकि हमने उसे लाइव देख लिया है भाई इस तरह से वर्किंग होती है, इस तरह से यहाँ पर खेला जाता है, इस तरह का प्लेग्राउंड होता है, 6 कब लगता है, 4 कब माना जाएगा, 9 बॉल कब माना जाएगी, ये सब नियम से आपको पता है, बाउंसर क्या है, सब कुछ क्या है। तो उसके बारे में जितना डीपली आप देखते हो उतना डीपली आप उसके बारे में लिख सकते हो। तो सेम ऐसी चीज़ है यहाँ पर। मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ, यहाँ किसी चीज़ की मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ कि ये चीज़ कैसी होती है, इसके अंदर क्या इसकी थीम है, पीछे क्या है, इसके पीछे वर्किंग का नेचर है। तो आपको यही चीज़ समझते हुए आपको आगे बढ़ना है। अब इसके बारे में इसके बाद में बहुत ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करना पड़े तो आप कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, उसमें कोई आपको रोकने वाला नहीं है। आप इसके बाद मेरे इस को पढ़ने के बाद, इस वीडियो को समझने के बाद मेरी आप कोई सी भी दुनिया की कोई सी बुक उठाते हो तो आपको बुक ईजी लगेगी, आपको आप उसे आसानी से समझ पाओगे। क्योंकि जो मेन जो कंसेप्टुअल जो लाइन्स थी जिनके अंदर आप हेर फेर बदल नहीं कर सकते हो, वो तो सारी मैंने यहाँ पर पकड़ ली है, उन लाइनों को मैंने यहाँ पर सिखा दिया है आपके लिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो मैंने यहाँ पर लिए हैं। अंकेशन नोटबुक है, जो अंकेशन पुस्तिका है जिसको हिंदी में बोलते हैं, इसको पर लंदन एंड जनरल बैंक के केस हुआ था, इसके ऊपर अत्यधिक बल दिया गया था कि इसको बताया गया था कि एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, आप इसे मतलब छोटा मोटा डॉक्यूमेंट्स नहीं मान सकते हो। तो ये किसके अंदर बताया गया था, आपको ध्यान रखना। अंकेशन नोटबुक अंकेशन जो पुस्तिका है वो कौन से केस से संबंधित है, लंदन जनरल बैंक केस से संबंधित है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब हमारे जो स्टैंडर्ड एश्योरेंस बने हुए हैं, जो मानक आश्वासन बने हुए हैं, वो मानक आश्वासन कुछ इस प्रकार है कि अंकेशन जो सिद्धांत है वो बताया गया है 200 के अंदर। अंकेशन जो कार्यशील प्रपत्र है वो 230 में बताए गए हैं। नियोजन वो कार्यक्रम है वो बताया गया है। अंकेशन जो स्टैंडर्ड मानक आश्वासन है, जो स्टैंडर्ड एश्योरेंस है, उसको 300 बताया गया है। साक्ष्य जो एविडेंस की बात करी गई है वो बताया गया है 500 में। निर्देशन बताए गए वो 530 पे। अंकेशन रिपोर्ट बताई गई है 700 में। तो यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिए हुए हैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हिसाब से बड़े इंपॉर्टेंट, कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर ये बहुत काम में आते हैं ये, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप अंकेशन नियोजन जो कार्यक्रम है वो बताया गया 300 के अंदर। अकाउंटिंग ऑडिट एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स इसके लिए एप्लीकेबल होता है 8। ये ऑडिट ये एक और सेक्शन बना हुआ है, तो हमारे को अधिकतर तो इसी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको यही ध्यान रखना है, मेनली आपको यही याद करना है। ये भी आप एक बार इसके लिए याद कर सकते हो कि अंकेशन जो नियोजन कार्यक्रम है वो AAS मतलब ऑडिट एश्योरेंस स्टैंडर्ड के बताए गए हैं 8 के अंदर बताया गया। स्टैंडर्ड एश्योरेंस में कौन से में बताया गया, 300 के अंदर बताया गया है वो आपको। अभी आप यही वाले ज़्यादा ध्यान रखेंगे कि अंकेशन सिद्धांत है वो 200 में, कार्यशील पत्र है जो वर्किंग पेपर्स हैं वो 230 में बताएंगे, जो अंकेशन प्लानिंग है जो प्रोग्राम है 300 बताएगा, एविडेंस है वो 500 बताएगा, निर्देशन है वो 530 और रिपोर्ट है वो 700 में बताई गई है आपकी। अब देखिए अंकेशन एक ये वर्ड है, ये ध्यान रखना, ये वर्ड ही कंपटीशन यहाँ पूछ लिया जाता है, तो उसको मैंने यहाँ पर लिया है कि अंकेशन कार्यक्रम का अनुश्रवण, फीडबैक और नियंत्रण ये क्या है। आपको जब ये वर्ड काम में लिया जाए कि फीडबैक और कंट्रोल किसके द्वारा से हो सकता है, तो जो अंकेशन जो प्रोग्राम आपने बनाया उसके द्वारा ही हो सकता है आपका। भाई अब जिसके आप ही चाहते हो कि मैंने जो कार्य किया है उसका मुझे फीडबैक मिले, मैं उसको कंट्रोल करना चाहूँ, तो आप उसको कंट्रोल करना चाह रहे हो, उसका फीडबैक है, तो वो तभी हो सकता है जब आपने उसका प्रोग्राम इस हिसाब से मैनेज किया हो। आपने प्रोग्राम इस हिसाब से मैनेज किया हो तो तभी वो संभव है। आपने एक तरह से आपने स्टाफ को ये बोल दिया कि आपको जाकर वहाँ पर ये करना है और मेरा फ़ोन ही नहीं उठाना, इसके बाद मैं आपको कोई डायरेक्शन नहीं दूंगा और मैं आपको खुला छोड़ूंगा, सीधा आपको रिपोर्ट लाकर देनी है मेरे को।
तो वो क्या करेगा, वो टीम वहाँ पर जाएगी, मेरी जो ऑडिटर हूँ, मैं बड़ा ऑडिटर हूँ, जो मैंने मेरी टीम ए को बोल दिया कि आप वहाँ पर जाइए और सारा काम करके आइए और मुझे इस महीने भर बाद में आकर रिपोर्ट दीजिए। तो सीधे महीने भर आकर रिपोर्ट करेगी, तो मैं इस बीच में उसको कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, ना ही मैं उसके को संपर्क करूँगा, जबकि मैं उसे ये बोलूँ कि आप इन पॉइंट्स को सोल्व करेंगे और ये पॉइंट्स से इनकी सारी की रिपोर्ट आप पर डे रिपोर्ट मेरे को दोगे। फिर पर डे रिपोर्ट को मैं क्या करूँगा, रीड करूँगा, मुझे लग रहा होगा यहाँ पर कुछ गलत सही है क्या है क्या नहीं, और मुझे हफ्ते भर वहाँ जाना पड़ेगा, तो मैं जाऊँगा और मुझे लगेगा कि मेरे को जो मेरा स्टाफ है वो वहाँ सही वर्किंग नहीं कर पा रहा, तो मुझसे कंट्रोल कर सकता हूँ, उसको रिप्लेस कर सकता हूँ। उससे वहाँ से मैं डेली जो मैसेज मेल करवा रहा हूँ उनसे, भाई आपने आज दिन भर क्या कार्य करा वो मुझे बताइए, शॉर्ट नोट्स मुझे लिखकर बताइए, भाई आपने क्या क्या वर्किंग करी, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है मुझे बताइए। तो मतलब क्या है, सब कुछ मेरी प्रोग्रामिंग पे डिपेंड करता है। यदि मेरा प्रोग्राम इस तरीके से बना सकता हूँ मैं कि मैं अपना जो अंकेशन में जो कार्य जो चलेगा उसका फीडबैक और नियंत्रण कंट्रोल मेरे पास में हो सकता है। कब हो सकता है, जब मैं खुद ही ऐसा प्रोग्राम बनाऊँ। तो ये सब कुछ हमारे अंकेशन जो कार्यक्रम है, जो हमारा प्रोग्राम है, उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है, अंकेक्षण दौरान पकड़ी गई त्रुटियां व अशुद्धियां का रिकॉर्ड है नोटबुक के अंदर। हमने कहा था नोटबुक के अंदर लिखते हैं अपन, नोटबुक में जो भी गलतफहमियां हैं, जो भी हमारे पास में डाउट्स है, वो सारे हम वहीं पर रिकॉर्ड करते हैं। तो जो हमने कहा था उसमें ज़्यादा रिकॉर्ड करते हैं, बल्कि हम तो फिर हमें वो सारा तो हमें सेटिस्फाई जवाब मिल जाते हैं तो उनको तो हम काट देते हैं, बाकी हम आगे जीवित रखते हैं, आगे उनको कैरिड फॉरवर्ड करे जाते हैं। उसके आधार पर हम फाइनल हमारे ऑडिट कंप्लीट कर मानते हैं कि इसमें ये सारी कमियाँ पाई गई है। तो अशुद्धियाँ और त्रुटियों की बात की जाएगी तो कहाँ में लिखोगे आप, अंकेक्षण नोटबुक के अंदर। फीडबैक और कंट्रोल की बात की जाएगी तो कहाँ में अंकेक्षण कार्यक्रम में। अंकेक्षण कार्यपत्र में शामिल नहीं है। देखो, जो ऐसे में मैंने बहुत सारी चीज़ बताई थी भाई, अंकेक्षण कार्यपत्र में क्या क्या चीज़ें शामिल होती है। जो शामिल नहीं है उनकी बात की जा रही है। शामिल क्या क्या नहीं है, में शामिल नहीं है, देखो नियोजन इसमें शामिल नहीं है, कार्य की प्रकृति, समय, विस्तार, लेखा परीक्षा कार्यक्रम, प्राप्त साक्ष्य आधार, निष्कर्ष। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन है जहाँ पे शामिल नहीं है। आपको देखिए, जो कार्यपत्र उसके अंदर नियोजन इसके अंदर शामिल होगा। नियोजन भाई आपकी जो प्लानिंग हो तो शामिल होगी, सही ना। कार्यपत्र में तो आप लिखोगे, ऑडिट वर्किंग पेपर्स में तो आप लिखते हो कार्य की प्रकृति, समय, विस्तार, भाई हम कितने समय में करना है, हमारा नेचर कैसा है वर्क का, और हमें विस्तार की जरूरत है नहीं है। लेखा परीक्षा कार्यक्रम, तो कार्यक्रम तो हमारा पहले आएगा कि जब नियोजन है तो कार्यक्रम उसमें होगा। डी, प्राप्त साक्ष्य आधारित निष्कर्ष, तो साक्ष्य पर आधारित जो निष्कर्ष, जो रिजल्ट्स है, वो हम उसमें नहीं लिखते हैं, वो तो हमारा ऑडिट रिपोर्ट के अंदर लिखते हैं। ये कहाँ का आंसर है, ये आंसर है रिपोर्ट का। किसका आंसर है ये, रिपोर्ट का। जो फाइनल जो रिपोर्ट हम तैयार करेंगे उसके अंदर लिखेंगे भाई आपने साक्ष्य में जुटा लिए, आपने जुटा लिया, आपको लगता है कि ये सब गलत पाया गया, उसको आपने नोटबुक में जो अंकेक्षण नोटबुक के अंदर रिकॉर्ड भी कर लिया आपने उसको, ठीक है, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन उसके ऊपर जो निष्कर्ष निकालोगे, जो उसका रिजल्ट निकालोगे, आप ये शो करोगे या आप ये बोलोगे कि यहाँ पर इसमें ये गलत पाया गया है, आप इस चीज़ का दावा करोगे, तो ये चीज़ कायम में लिख कर दोगे, ये चीज़ आप फाइनल रिपोर्ट में लिख कर दोगे, कायम लिख कर दोगे रिपोर्ट में। तो डी इसका ऑप्शन जाएगा कि कौन सा शामिल नहीं है। तो ABCD टाइप का क्वेश्चन था ये, और इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, इसका आंसर होगा डी। ठीक है, ये ABC, इसका मतलब ये है कि ABC तो हम अंकेक्षण कार्यक्रम कार्यपत्र में शामिल है, जो ऑडिट वर्किंग पेपर्स उसमें शामिल है, और डी है वो काय में आएगा, डी ऐसा है रिपोर्ट का, तो डी इसमें यहाँ पर नहीं आएगा। आगे बताया गया है अंकेक्षण कार्यपत्रों में शामिल है। तो देखो क्या शामिल है अंकेक्षण कार्यपत्रों में, अंकेक्षण का जो कार्यक्रम है वो शामिल है, हम पहले दिया हुआ कार्यक्रम उसमें शामिल होता है, जो नोटबुक है वो भी शामिल होगी भाई, हमारे पता है ना, स्थायी फाइल कार्यक्रम, ये दोनों। और अच्छा ये और बताओ, ये दोनों के दोनों ही है ना, जो पार्ट हैं, दोनों कार्यक्रम है या नोटबुक, ये दोनों ही पार्ट है ना, चालू फाइल के पार्ट है, जो चालू फाइल के पार्ट है। अंकेक्षण कार्यपत्र में शामिल नहीं है, तो ये शामिल नहीं है, 2 चीज़ इसमें शामिल भी नहीं है, ये भी आप ध्यान रखना। अंकेक्षण की जो नियमावली है जो है, और जो कार्यविधि है, जो प्रोसीडर्स है, वो इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, नियमावली जो रूल्स रेगुलेशन है आपके, और जो कार्यविधि वो इसमें शामिल नहीं होती। कभी आपको ऐसा लगे कि सिमिलर वर्ड इसमें शामिल होने चाहिए, तो मैंने क्या आपको दोनों तरफ से समझाया कि क्या तो शामिल होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो इस तरह के वर्ड्स है नॉर्मली आपको ऐसा लगता है कि यार ये भी इसमें शामिल हो जाने चाहिए, लेकिन ये शामिल नहीं होते, अलग चीज़ है। नियमावली रूल्स है, तो रूल्स उसमें शामिल नहीं होते, रूल्स तो आपके पहले से बना रखे हैं आपने, कार्यपत्र थोड़ा शामिल होंगे, जो आपके जो ऑडिटर है उसने बना रखे हैं वो रूल्स, वो उसके अंदर थोड़ा शामिल होंगे, उनको पहले से पता होता है कि हमें क्या क्या वर्क करना है क्या नहीं, तो वो उसका पार्ट नहीं हो, तो उससे भी अलग हटकर एक बुक बनी हुई है, वो अलग नियम रूल्स बने हुए हैं। और जैसा मानकर चलो एक तरह से आप वैधानिक अंकेक्षण कर रहे हो, स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे हो, तो वो कंपनी एक्ट के जो लॉ बोलता है उसके अकॉर्डिंग होगा, वो रूल्स अलग है, उसको आप कार्यपत्र में शामिल नहीं कर सकते। कार्यपत्र तो क्या होता है, जो ऑडिटर खुद अपने हिसाब से मैनेज कर ले, लेकिन जो कंपनी एक्ट है उसको ऑडिटर अपने साथ थोड़ा मैनेज करता है, वो तो पार्लियामेंट के अंदर पास हुआ एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग हमें ऑडिट करनी पड़ेगी, तो रूल्स रेगुलेशन को उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। ऐसे ही केग की ऑडिट की जा रही है, मान लीजिए जो कंट्रोल अकाउंटेंट जनरल उसकी ऑडिट की जा रही है, तो महालेखाकार की ऑडिट की जा रही है, तो वहाँ पर ही रूल्स रेगुलेशन वहाँ से बने, उसके अंदर हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो तो हमसे बड़ी अथॉरिटी हो गई, तो नियम वाली हम चेंज नहीं कर सकते, हम उसे हमारे कार्यपत्र में शामिल नहीं कर सकते। ऐसे कार्यविधि प्रोसीडर्स है, तो कार्यविधि का हमारा जो तरीका है, कार्यविधि है वो हमारे उसके लिए विधि से मतलब यहाँ पर कार्यविधि से मतलब होता है जो उसके लिए लॉ बना हुआ है, एक पर्टिकुलर स्टेप बाय स्टेप किस तरह से हम करना है, तो वो जो बना हुआ है उसको भी हम चेंज नहीं कर सकते। तो दोनों चीज़ें इसमें शामिल नहीं होती है। ठीक है, शामिल नहीं होने वाली की चीज़ ये चीज़, शामिल होने वाली चीज़ें कौन सी ये है।
इस प्रकार से मैं ये चैप्टर यहीं पर ही क्लोज होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टडी करेंगे। बहुत सारे टॉपिक्स मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ कि मैंने नहीं लिए हैं यहाँ पर। आप किसी भी रेफरेंस बुक से पढ़ सकते हैं, किसी हर बुक के अंदर आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको सबसे पहले इस वीडियो को पढ़ना होगा। इस वीडियो को पढ़ने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है और क्या नहीं है। मैं आपको गारंटी कहता हूँ, इसको पढ़ने के बाद में कोई कंसेप्ट आपका बाकी नहीं रहता है। इस वीडियो के अंदर मैंने मतलब आप एक तरह से आप कहते हैं जैसे अपन जैसे मिल्क से मैंने बटर अलग करने वाला कहा किस्सा है, वो हमने यहाँ पर किया है। हमने जो मिल्क लिया और मिल्क से हमने बटर अलग कर लिया, जो सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मैंने पहले आपके लिए अलग कर दिया गया है। ठीक है, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।